आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। मेरा नाम कान्हा दुबे है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र अध्याय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम का नियम। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने हमारे कुछ बेसिक जो बताए थे उनको देखा था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कूलाम का नियम। इस नियम को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाए देखेंगे कि भाई बिंदु आवेश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यदि दो आवेशित पिंडों की विमान उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, बहुत कम हो, तो इस आवेश को क्या कहा जा सकता है? बिंदु आवेश कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कूलाम का नियम। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो सन 1785 में फ्रांसिस भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम नामक वैज्ञानिक द्वारा ऐंठन तुला की सहायता से दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं उत्पत्ति, गणितीय उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि माना कि दो बिंदु आवेश मान के चलते हैं, एक बिंदु आवेश Q1 है वह दूसरा Q2 तथा दोनों के बीच की दूरी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो उनके मध्य लगने वाला बल। ठीक है, मान के चलते हैं कि दो बिंदु आवेश है। एक बिंदु आवेश का मान Q1 है परिमाण, दूसरे का है Q2 और दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कब कार्य करेगा? जब एक बिंदु आवेश क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा और दूसरा बिंदु आवेश क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। तो दोनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा? जब ये धन रहेगा और ये भी धन रहेगा, या ये ऋण रहेगा और ये भी ऋण रहेगा। अगर सजाती रहेंगे तो दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा, वह बल रहेगा प्रतिकर्षण का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम चार्ज को नहीं दर्शाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर बल बोला गया है कि वह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। और क्या कहा गया है कि लगने वाला बल, इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल को हम फोर्स से प्रदर्शित कर दिए और इसी परिभाषा को हम गणितीय रूप में दर्शाएंगे। तो लगने वाला बल, यह उनके परिमाण क्या है? एक का परिमाण मात्रा क्या है? आवेश का Q1 है और दूसरे में देखेंगे आवेश की मात्रा क्या है? Q2 है। दोनों के परिमाणों के गुणनफल मतलब दोनों का गुणा तथा गुणनफल के क्या होता है? लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती किसे करेंगे? अगर आवेश का मान हम बढ़ाएंगे तो लगने वाले बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यह दो राशियां होती है, अगर एक राशि का मान बढ़ाते हैं तो दूसरा राशि का मान भी बढ़ जाएगा। अगर दूसरा राशि का मान घटाएंगे तो दूसरे राशि का मान भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य लगने वाला बल यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बीच की दूरी के वर्ग। व्युत्क्रमानुपाती मतलब यहाँ पर बटे में लिखेंगे, ये रहेगा दूरी और दूरी का क्या बोला गया है? वर्ग। तो दूरी का वर्ग की क्या रहता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती किससे बोलेंगे कि भाई अगर दूरी के मान को बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर दूरी के मान को घटाएंगे तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यह दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे? व्युत्क्रम रहेंगे, उल्टा रहेंगे। और पहला क्या है? अनुक्रमानुपाती या जिसे समानुपाती भी कहते हैं। भाई आवेश का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लगने वाला बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
आवेश का मान घटाएंगे तो लगने वाला बल का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार दोनों चीजें देखेंगे, दोनों के परिमाण के ऊपर डिपेंड करता है लगने वाला बल तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको मान के चलते हैं समीकरण 1, इसको मान के चलते हैं समीकरण 2। ठीक है, आगे देखेंगे दोनों का अगर हम मर्ज करना चाहें, एक ही में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का जो साइन होता है एक ही होता है, और लिख सकते हैं इसको Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, बटे में है तो ये बटे में आ जाएगा R का वर्ग। अगर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाना चाहेंगे तो एक नियतांक लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा, हटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R का वर्ग। इसको मान के चलेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई एसआई रूप में आपका जो एसआई पद्धति होता है उसमें मान क्या होता है, नियतांक, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे एसआई पद्धति में। ठीक है, एसआई पद्धति में देखेंगे, वो भी पहला स्थिति क्या है, पहला स्थिति है अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात। ठीक है, दो बिंदु आवेश, जैसे यहां पर हमने माना था कि यहां पर Q1 ये Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। अगर दोनों बिंदु आवेशों के मध्य का जो माध्यम है वो माध्यम क्या है, वायु हो सकता है या निर्वात, आपका वैक्यूम की स्थिति हो सकता है, तब K का मान क्या होगा एसआई पद्धति में, कब, जब वायु या निर्वात की स्थिति में है तब K का मान हम लेके चलेंगे, K का मान रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 3 से यहां पर लिख लेंगे, मान आपका है F इक्वल टू K की जगह में क्या लिखेंगे, मान है हमारा वायु निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या है Q1 Q2 बटे R का वर्ग। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है, वो होता है 9 × 10⁹ इसमें होता है, न्यूटन में होता है। तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन लिख सकते हैं। F इक्वल टू 9 × 10⁹ इसके जगह में, और आ गया Q1 Q2 बटे R का वर्ग। इसको दे देते हैं समीकरण 4। ठीक है, इस प्रकार यहां पर देखेंगे एक स्थिति क्या है कि भाई वायु या निर्वात की, दूसरा स्थिति और हम देख लेते हैं। दूसरा स्थिति में देखेंगे एसआई पद्धति में ही, अगर दूसरा स्थिति देखें तो यहां पर कह सकते हैं कि वायु या निर्वात के अलावा वायु निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, हवा या निर्वात के अलावा अगर हम मान के चले कि कोई अन्य माध्यम हो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, तब हम मान के चलेंगे कि भाई वहां पर जो मान है, मान क्या था, समीकरण 3 से हमने देखा था, समीकरण 3 से देखा था F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R का वर्ग, ये होता है। यहाँ पर देखेंगे वायु या निर्वात के अलावा कोई माध्यम होता है, तो पहले क्या देखे थे, K का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जब वायु रहता है तो वायु और निर्वात के अलावा, उसी में तो अलावा बोलेंगे तो यहां पर बोल सकते हैं कि भाई अन्य जो माध्यम होगा उसको एप्सिलॉन R के द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। जहां पर हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन R क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता।
ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना है कि भाई एफ इक्वल टू हम जानते हैं के का मान क्या था 1/4πε0। अब उसके अलावा बोल रहा है कि भाई कुछ और अन्य माध्यम है तो क्या रख लेंगे एप्सिलॉन आर, यहाँ पर रख लेंगे 1/4πε0। ये वायु निर्वात के लिए, और वायु निर्वात के अलावा और अन्य माध्यम होगा तो उसके लिए रख सकते हैं एप्सिलॉन आर, जो अपेक्षित विद्युतशीलता को क्या करता है प्रदर्शित करता है। एक अपेक्षा है कि हो सकता है कि अन्य कोई माध्यम हो, उसके लिए एप्सिलॉन आर को हम लिख दिए। आप चाहे तो के के माध्यम से, कैपिटल के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। और के का मान हो गया यहाँ पर लिख सकते हैं, ये स्मॉल के कांस्टेंट के लिए जो यूज किए हैं, कैपिटल के को आप मान सकते हैं कोई अन्य माध्यम के लिए। तो यहाँ पर Q1 और Q2 सेम बटे आर का वर्ग, इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है प्रदर्शित किया जा सकता है। ये तो आपका एसआई पद्धति में हुआ। अगर सीजीएस पद्धति में लेना चाहें, अगर आप सीजीएस पद्धति में लेना चाहें तब इसमें भी दो स्थितियां, एक वायु निर्वात के साथ, वायु या निर्वात की स्थिति में, तब देखेंगे के का मान क्या रहेगा, के का मान रहेगा 1। सीजीएस पद्धति में के के मान को हम एक अंक लेके चलते हैं, 1 लेके चलेंगे, तब लिख सकते हैं एफ इक्वल टू समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है के की जगह में क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। 1 लेंगे तो 1 बुरा होगा, कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं, तो मान आ जाएगा सीधा Q1 Q2 बटे आर का वर्ग। ये आ जाएगा वायु निर्वात के लिए। दूसरा आप लिख सकते हैं वायु निर्वात के अलावा वायु निर्वात के अलावा ले लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ इक्वल टू वही, यहाँ पर आपका क्या है एक्स्ट्रा क्या डाले थे 1/एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा था, उसके अलावा तो लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर इसमें भी। और बाकी क्या रहेगा, बाकी रहेगा आपका Q1 Q2 बटे आर का वर्ग। इस प्रकार से सीजीएस पद्धति में भी क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं आपका एकांक आवेश के लिए। ठीक है, प्रश्न में पूछा जाता है कभी कभी कि एकांक आवेश की भी गणना कीजिए। तो एकांक आवेश के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दो रूप में, यहाँ भी रहेगा सीजीएस के रूप में और एसआई पद्धति के रूप में। अगर एकांक आवेश की गणना करें, एकांक आवेश की गणना करें तो अगर एसआई पद्धति में देखें, अगर एसआई पद्धति में देखें तो हम जानते हैं कि मान होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, मान होता है 1/4πε0 समीकरण 3 से Q1 Q2 बटे आर का वर्ग, ये होता है। ठीक है, अगर हम मान के चले कि इसको मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 का मान क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ और होता है Q1 Q2 बटे आर का वर्ग। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है वह एसआई पद्धति में न्यूटन होता है और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और देखेंगे कि भाई जो सीजीएस पद्धति होता है वहां पर क्या होता है, डाइन होता है। तो ये लिख लिए। अगर मैं मानूं कि एकांक आवेश के लिए गणना कर रहे हैं, अगर मैं मानूं कि भाई एफ का मान 9 × 10⁹ न्यूटन हो, लगने वाला जो बल है अगर मैं मान के चलता हूं कि भाई वो भी अगर 9 × 10⁹ न्यूटन हो, यहाँ पर मान सकते हैं Q1 ये बराबर हो सकता है Q2 का, और दोनों बराबर हैं Q, मतलब Q1 और Q2 के जगह में क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, हम मान रहे हैं इसलिए। और ये मान के चल रहे हैं कि भाई दूरी, दोनों बिंदु आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितना है, वह 1 मीटर के बराबर है। तो मान रखेंगे, एक का मान क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁹, ये हो जाएगा 9 × 10⁹। इक्वल है तो इक्वल, यहाँ पर भी मान पहले से है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 की जगह में क्या लिख सकते हैं, Q1 की जगह में भी Q लिख सकते हैं, Q2 की जगह में भी Q लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका Q × Q, और दूरी क्या है, 1 का वर्ग, 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 0 नहीं बचेगा, 0 नहीं बोलेंगे, 1 बचेगा, पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, क्योंकि गुणा होगा क्या होगा, Q का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ऊपर के साथ भाग जाएगा, कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर Q बराबर, तो पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √1 और
Q का मान यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा ±1। ये SI पद्धति के लिए क्या है, एकांक आवेश है। उसी प्रकार देखेंगे अगर CGS पद्धति के लिए लेके चलते हैं तो CGS पद्धति के लिए मान होता है यहाँ पर तो होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर CGS पद्धति के लिए चले, CGS पद्धति के लिए तो वही मान होता है F बराबर होता है K = तो 1 होता है यहाँ पर, तो Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ठीक है, अगर यहाँ पर लगने वाले बल को अगर हम माने कि भाई एक डाइन का बल लगता है, बल को यहाँ पर डाइन के तौर पर प्रदर्शित करते हैं और SI में क्या करते हैं, न्यूटन के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं Q1 बराबर है Q2 का और दोनों बराबर है किसका, Q का। यहाँ पर CGS सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड पद्धति है, इसलिए अगर मैं दूरी को मान के चलूं, अगर 1 सेंटीमीटर मान के चलूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मान को रखेंगे तो एक की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 डाइन। Q1 Q2 की जगह में लिख सकते हैं Q × Q, क्योंकि दोनों बराबर है Q के। और दूरी क्या है भाई, 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग रहेगा तो कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं, तो 1 का वर्ग ये हो जाएगा 1, Q का गुणा हो जाएगा Q का वर्ग, पक्षांतर करेंगे तो मान निकल जाएगा Q = ±1। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, एकांक आवेश को CGS और SI पद्धति में भी क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है।